प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में एक बार फिर से। आज अपन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग सीखेंगे। ये आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि प्रयोग इस प्रकार है कि यूवी विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। विद्यार्थियों, इस प्रयोग को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे अपन कह सकते हैं 2 पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, या कुछ लोग इसको संयुग्मी फोकस विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इन नामों से भी कहते हैं इनको। तो इसमें कोई भ्रमित होने की बात नहीं है, सभी प्रयोग एक से हैं। तो किसी भी प्रयोग, किसी भी प्रैक्टिकल को करने के पहले अपन को उसकी आवश्यक सामग्री, उसके सिद्धांत के बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी अपन अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। बहुत छोटा प्रैक्टिकल है, पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण में अवतल दर्पण, प्रकाशिक बेंच, 2 पिन, ऊर्ध्वाधर स्टैंड और रीडिंग लेंस लगेंगी। विद्यार्थियों, अभी अपन लैब में चल करके प्रयोग करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर उपकरणों के बारे में जो मुख्य मुख्य सिद्धांत है वो तो अपन जान जाए, है ना। देखिए, गोलीय दर्पण जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। यह नाम से ही इनके अर्थ छुपे हुए हैं। अव यानी झुका हुआ, तल यानी जिसका तल झुका हुआ हो वो अवतल दर्पण हुआ, और जिसका तल क्या हुआ हो, उभरा, उत्तल, उ यानी उभरा हुआ तल, तो उत्तल दर्पण हो गया। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। उसकी एक सतह पर क्या होता है? पालिश की होती है और दूसरी सतह से परावर्तन होता है। तो जिस सतह से परावर्तन होता है प्रकाश का, उस तल को अपन क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। हम आपको एक दर्पण की सहायता से बताए भी दे रहे हैं। हमारे हाथ में ये दर्पण है। यहाँ पर देखें, इस भाग में पालिश की हुई है, तो यहाँ से तो कोई रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा है ना। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? इस सतह से होगा। तो ये सतह इसकी कहलाएगी परावर्तक सतह। अब कुछ और परिभाषिक शब्द कि दर्पण का ध्रुव क्या कहलाता है, फोकस बिंदु क्या कहलाती है, और वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र क्या है। तो थोड़ी सा अपन समझ लेते हैं कि जैसे आप ये दर्पण, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ, तो अवतल दर्पण में ऐसा जैसे कटोरी की माफिक बीच में जो गड्ढा नहीं होता इस टाइप से, तो वो जो उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, बिल्कुल कटोरी के बीच में अगर कोई वस्तु ऐसे करके रखना चाहती है, यानी परिभाषा बोले जो वृत्तीय नेमी जो कहलाए, इसका जो केंद्र कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। यानी कि अपन ये जैसे दर्पण बोल रहे हैं, यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये क्या कहलाया? ध्रुव, है ना, वृत्तीय नेमी का केंद्र। या आपकी समझने के लिए कह सकते हो कटोरी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट। तो जैसे दर्पण का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, यहाँ पर वो क्या कहलाएगा? इसका ध्रुव कहलाएगा। अब इसके बाद ये बात आती है, ये बिंदु फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु किसको कहेंगे? देखिए, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष ही कहलाता है ना, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, अवतल दर्पण के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो उस बिंदु को अपन क्या कहेंगे? फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु को F से दर्शाए हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या की। तो गोलीय दर्पण, नाम ही ना गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है? एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा गोला है, उसके किसी भाग को अपने ऐसे करके काट लिया और एक भाग पे पालिश कर दी, दूसरे भाग से परावर्तन होने लगा, बन गया गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का जो केंद्र हुआ वो हो गया, उसका क्या कहला जाएगा? वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो वक्रता केंद्र ये है, इसका वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, इतनी दूरी को अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। थी परिभाषिक शब्द जानना जरूरी होती है। कई बार प्रैक्टिकल के बाद जब आपका वाइवा होता है, मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब ये बातें पूछी जाती है, ठीक है। तो आपने जान लिया कि ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, और वक्रता केंद्र क्या है, और वक्रता त्रिज्या क्या है। अब जान लेते हैं इस प्रैक्टिकल का सिद्धांत, प्रयोग का सिद्धांत, ठीक है। तो क्या होता है कि यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष, अच्छा मुख्य अक्ष क्या कहलाया? ये जो ध्रुव है ये फोकस है और वक्रता केंद्र। तो यहाँ से बिल्कुल एक सरल रेखा ऐसे करके अगर ले जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष होगा। यानी मुख्य अक्ष पर ध्रुव और फोकस और वक्रता केंद्र स्थित होते हैं, ठीक है।
तो यदि आप सिद्धांत की बात, यदि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर किसी वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो अभी देखें यहाँ पर कहाँ रख दिए वस्तु को, देखें ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में ये वस्तु AB, ये वस्तु अपन ने यहाँ पर AB से दर्शाया वस्तु रख दी है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देखिए यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण लेगा, यहाँ से परावर्तन हुआ, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है ना, यहाँ से परावर्तन हो गया, परावर्तित किरण ये जा रही है, यहाँ चली गई, ठीक है। और दूसरी किरण अगर फोकस से लेकर के जाते हैं, ये फोकस से गुजर रही है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिली, ये दोनों किरणें यहाँ एक्चुअल में मिली। तो इसका प्रतिबिंब, इसका AB का प्रतिबिंब कहाँ बना, A', B' पर बनता है, जो कि उल्टा बना हुआ है। और किरण एक्चुअली मिली है, वास्तव में किरण मिली है, इसलिए अवतल दर्पण से यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको क्लियर होते जाएंगे। आप जानते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, किरणें एक्चुअल में वास्तव में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब में मिलती हुई प्रतीत होती, मिलती नहीं है ना, अक्सर करके उत्तल दर्पण में ऐसी स्थिति बनती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान आ गई हमारे कि आपको ये भी बता दें, दर्पण का जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक प्रश्न बना करता है अक्सर करके कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं। और एक प्रश्न ऐसा भी बनता है कि दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा यूज किया जाता है। तो थोड़ी अपन यहाँ से, और बैक मिरर के रूप में वाहन जो होते हैं ना, वाहन, तो वाहन में जो बैक मिरर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है। तो बिल्कुल आप सिद्धांत समझेंगे तो फटाफट उत्तर दे देंगे। देखिए वाहन में क्या करना पड़ता है हमको, पीछे वाहन के जो बैक मिरर में क्या होता है कि पीछे आ रहे वाहन का अपन को पूरा चित्र देखना पड़ता है। और कैसा देखना पड़ता है, सीधा देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर वहां पर हम अवतल दर्पण लगा देंगे तो देखिए क्या जादू हो जाएगा वहां पर कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी ना तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो बैक मिरर से कोई देखेगा तो घबरा जाएगा, अरे बाप रे कौन सी गाड़ी आ रही है। और साथ में प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो पूरी गाड़ी का व्यू भी ना दिखेगा, उसका एक चक्का दिखेगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि लेफ्ट है कि राइट है, कौन सा चक्का कैसे साइड दे, है ना। तो वाहन के जो बैक मिरर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, हम सारणी लगा देंगे, आप देख लीजिएगा सारणी बना करके कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे, कहाँ वस्तु रखो तो कहाँ बनते हैं, है ना। और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, आप चाहे तो देख लीजिएगा, ये वाली सारणी यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। तो बात कर रहा था कि इसलिए वहां पर अवतल दर्पण का यूज नहीं करते, बैक मिरर के रूप में कौन से दर्पण का यूज करते हैं गाड़ी में, उत्तल दर्पण, ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तल दर्पण। अब जो क्या कहते हैं, जो वाहन की सर्च लाइट होती है, हेडलाइट होती है ना, उसमें कौन से दर्पण का यूज करना चाहिए, थोड़ी देखें क्या होगा कि जैसे यहाँ पर बात करूँ कि ये हो गया तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन बना रहा हूँ चित्र, ये अब यहाँ पर ये क्या हो गया, माना कि मैं साइड से किरण लाऊंगा, वैसे किरण का आपतित कराने का नियम होता है कि बाईं ओर से आपतित कराते हैं किरण, है ना। मैं टार्च की सर्च लाइट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, अगर फोकस पर बल्ब लगा हुआ है तो फोकस से होकर के गुजरी प्रकाश की किरण ये फोकस से होकर के गुजर रही है, तो इनका परावर्तन होगा। यहाँ पर नियम होता है, प्रतिबिंब रचना के नियम होते हैं कि फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये किरण ऐसे जाकर के ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो क्या होगा, जो बिंब बनेगा वो एक पॉइंट पर केंद्रित होगा, एक पॉइंट पर केंद्रित होगा, फैलेगी नहीं किरण। तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण, सर्च लाइट ढूंढने के लिए होता है, स्पॉट पे देखते हैं उचेला कहाँ आ रहा है, तो इसलिए सर्च लाइट में कौन सा दर्पण यूज करेंगे, यहाँ पर मुख्यतः अवतल दर्पण, या कि और यूज कर सकते तो परवलयाकार दर्पण, इस टाइप से परवलयाकार दर्पण होता है ना, इस टाइप से और झुका हुआ रहता है ये।
तो इन दर्पणों का यूज किया जाता है, ठीक है। और सर्च लाइट में अगर विकल्प में ये परवलयाकार दर्पण नहीं दिया तो आप क्या लगाएंगे, अवतल दर्पण। लेकिन अगर अवतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण दिया तो एक्चुअली सर्च लाइट की बात करूं तो सर्च लाइट में परवलयाकार दर्पण यूज होता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि जो हमको अगर प्रकाश को कहीं फैलाना हो तो वहां पर कौन सा दर्पण यूज करेंगे, वहां पर हम उत्तल दर्पण करेंगे, क्योंकि वहां पर किरणें फैलेंगी, ठीक है ना, वहां पर किरणें फैलती हैं। देखो उत्तल दर्पण बनाने की कोशिश करो, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही है, ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही है, तो ये किरण अब इस साइड तो पॉलिश की होगी, इस साइड तो पॉलिश की होगी, है ना। जैसे यहाँ पर अपन पॉलिश कर दिए ये, तो ये किरण इस साइड तो जाएगी नहीं, तो परावर्तन होगा तो कैसे जाएगी, ऐसी जाएगी, यानी किरण क्या होंगी, फैलेंगी, ठीक है ना। तो किरणों को अगर फैलाना हो तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। यही कारण है कि जो स्ट्रीट लाइट होती है, जहां पर रोशनी को, प्रकाश को फैलाना होता है दूर दूर तक, सर्च लाइट की बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट लाइट जो होते खंभे में जो लगे होते जो दूर तक रोशनी फैलाती, वहां पर अपन को उत्तल दर्पण लगाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश को फैलाना, दूर तक उजेला करना, ठीक है, किसी एक स्पॉट पर अपन को लाइट नहीं डालना है, तो हम उत्तल दर्पण होगा स्ट्रीट लाइट पे। और यहाँ पर एक प्रश्न भी बना करता है कि हाँ, बात आई थी अभी कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण क्यों यूज किया जाता है, तो आपने बताया, अभी अपन ने चर्चा की ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं ना, उल्टे बनते हैं। तो आप कहोगे सर अवतल दर्पण के सामने अगर शेविंग करेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो हमारा चेहरा उल्टा दिखेगा। नहीं, अवतल दर्पण में मात्र एक ऐसी स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, एक स्थिति है अवतल दर्पण में कि यदि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, वस्तु को यहाँ रख दिया जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाए यहाँ पर, तो उसका प्रतिबिंब, अभी जो सारणी बनी हुई है, हमने सारणी लगा दी है वहां पर क्लिप पे, तो देख लीजिएगा सारणी में। तो यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यदि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, तो यही मात्र की स्थिति होती है अवतल दर्पण में कि उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा। तो यही कारण है कि जब चेहरा अपन देखते हैं ना शेविंग करने के लिए, तो दर्पण इतने दूर थोड़ी नहीं रखते हैं, दर्पण पास ही में रखते हैं ना, तो दर्पण कहाँ जाएगा, चेहरा कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। ये वस्तुनिष्ठ में पूछ लिया जाता है प्रश्न कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, या अवतल दर्पण में वह कौन सी स्थिति है जब उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी और बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और मैं यहाँ पर सारणी लगा दिया हूँ, तो इस सारणी को वीडियो में तो यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल के बारे में। आपने कहा होगा कि कितनी सारी बातें बता दी विद्यार्थी, यही चीज तो है, प्रैक्टिकल करने के पहले थ्योरी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये बना, तो जहां इसका प्रतिबिंब बन रहा है वहां पर हम क्या ला देंगे, वहां पर हम दूसरी पिन ला करके रख देंगे। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इसका प्रतिबिंब बना ऐसा और इसी के जस्ट नीचे हम दूसरी पिन ला करके ये रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी वस्तु पिन। और चूंकि इस पिन के ऊपर इसका प्रतिबिंब बना, समझिए, इस पिन के ऊपर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है, तो इसलिए इस पिन को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब पिन। यानी CD कौन सी पिन हो गई, CD ये वाली पिन, ये हो गई प्रतिबिंब पिन। आप दर्पण सूत्र आप जानते हैं, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये दर्पण सूत्र होता है ना। तो यहाँ पर यदि दर्पण से वस्तु की दूरी, मतलब दर्पण की ध्रुव से हमेशा दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी U है और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V है, ठीक है ना। यानी कि वस्तु की दूरी क्या है, U, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V है। तो यहाँ पर ये वाले सूत्र से हम क्या करेंगे, हमको तो F का मान याद करना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो U भी आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम हल करते तो आपसे बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, U V, और यहाँ आ जाएगा U प्लस V, ये काय के बराबर है, 1/F के बराबर है। अपन को ज्ञात करना है F का मान, तो इसको हम पलटा दिए, ऐसे अपोजिट कर दिए, तो ये भी पलटेगी राशि,
तो ये कितना हो जाएगा, एफ बराबर, पलटाएंगे तो एफ बराबर ये पद ऊपर हो जाएगा यानी यू वी, और नीचे आ जाएगा बटे में यू प्लस वी। अब बात आती है ये माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस कहाँ से आ गया। तो देखिए चिन्ह पर पाटी का एक नियम होता है ना कि हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है, ठीक है, और ध्रुव से नापते हैं। और ये बिल्कुल आप ज़्यादा चिन्ह पर परिपाटी में भ्रमित ना हो। ये देखिए ये यहाँ पर आप अक्ष जब पढ़े होंगे तो मूल बिंदु होता है ना, एक्स और वाई अक्ष, ठीक है, तो यहाँ मूल बिंदु होता है। तो आप इस तरफ चलते हैं तो क्या कहते हैं, धन, और इस साइड ऋण, और इस साइड धन, और इस साइड ऋण, बिल्कुल सेम तो है, यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो दूरी कहाँ से नापना है, यहाँ से नापना है, यहाँ से। और हम कह रहे हैं कि वस्तु की दूरी नापे तो किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहे हैं, है ना, इस तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये काय में हो जाएगी, माइनस में। अब बात आती है फोकस दूरी की, तो ये क्या है, ध्रुव, और ये फोकस, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये कहलाई, ठीक है ना। नापना कहाँ से, यहाँ से, तो हमको ऐसे आना पड़ेगा ना, तो अपोजिट आ रहे हैं, तो इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ भी प्रश्न बनता है कि अवतल किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, किसकी ऋणात्मक बनती है, ठीक है। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि आपको छोटी से छोटी बात भी बताएं, ठीक। अब आपने इतनी सारी बातें जान ली, छोटी छोटी सभी बातें जान ली, छोटे छोटे क्वेश्चन भी जान लिए। अब बात आती है कि सर प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, तो चलिए उसके लिए चलते हैं अपन लैब, प्रयोगशाला। तो वहाँ पर अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे, रीडिंग भी लेंगे, और आप उपकरण को देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर कैसे रीडिंग लेते हैं, उपकरणों को परिचय भी जान जाएंगे। तो चलते हैं प्रयोगशाला। ये देखिए आपका ये है अवतल दर्पण, ठीक है, और ये कहलाएगी आपकी वस्तु पिन, और ये कहलाएगी आपकी प्रतिबिंब पिन, और ये है प्रकाशिक बेंच, ठीक है ना, ये प्रकाशिक बेंच। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर स्टैंड, जिसमें ये फंसा हुआ है, ये ऊर्ध्वाधर स्टैंड, इसको इसकी सहायता से घुमा करके दाएं बाएं कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये वस्तु पेन है, इसको भी यहाँ से इसको खोलेंगे कसेंगे तो दाएं बाएं ये खिसक सकती है। इस स्क्रू की सहायता से ये ऊपर नीचे की जा सकती है पेन को, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये है प्रतिबिंब पिन, इसको भी अपन एडजस्टिंग करने के लिए ये जो दिख रहा होगा इससे एडजस्ट कर सकते हैं, दाएं बाएं कर सकते हैं। इस स्क्रू को खोलेंगे, टाइट करेंगे, और फिर पिन को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रकाशिक बेंच। अब प्रकाशिक बेंच में देखें अपन, यहाँ पर ये छोटे छोटे चिन्ह लगे हुए हैं, ये चिन्ह लगे हुए हैं। ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, पैमाना दर्शा रहा है, यानी यहीं से अपन को रीडिंग नोट करनी है। तो पहले देखें अपना प्रैक्टिकल सेट है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो वस्तु पिन दिख रही है, वस्तु पिन का प्रतिबिंब ठीक इसके ऊपर आना चाहिए, इस टाइप से। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, या कि फिर अगर नहीं आता तो फिर इसको अपन को आगे या पीछे खिसका करके प्रतिबिंब के जस्ट नीचे लाना पड़ेगा, इस टाइप से। तो इस साइड से अपन देखें इसकी स्थिति आ रही है कि नहीं आ रही है। ये देखिए अपने प्रैक्टिकल में लगभग थोड़ी सा, चूँकि कैमरा में उतना सही नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लेंस दर्पण में ऊपर जो वस्तु पिन का प्रतिबिंब ऊपर दिख रहा है, और जस्ट उसी के नीचे प्रतिबिंब पिन दिखाई दे रही है। तो अब अपनी बारी आती है रीडिंग लेने की। तो चलिए रीडिंग कैसे लेते हैं। अब चलिए देखते हैं दर्पण की स्थिति। तो दर्पण की स्थिति में देखने के लिए ये जो कट चिन्ह है, ये कट चिन्ह दिख रहा होगा आपको, ये कट चिन्ह देखना पड़ेगा कि यहाँ जो पैमाने बने हुए हैं यहाँ कहाँ मिल रहा है। तो हम शुरू से देखते जा रहे हैं। ये देखिए लिखा हो 0, 0 के बाद ये देखें ये कितना आ गया, 5 आ गया ना, 5 दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर ये दर्पण की स्थिति हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ये कौन सी पिन है, ये दिख रही होगी बीच में, ये है वस्तु पिन। तो वस्तु पिन की स्थिति देखें कहाँ पर आ रही है। तो वस्तु पिन की स्थिति ये देखिए 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब इसके बाद ये देखते हैं प्रतिबिंब पिन की स्थिति। प्रतिबिंब पिन की स्थिति है, अब यहाँ पर देखते हैं ये है 20, फिर इसके बाद ये 21, 22, और ये लगभग देखें कि ये कट सीध यहाँ पर कहाँ मिल रहा है, ये कट चिन्ह। तो ये मिल रहा होगा आपका, देखें अच्छे से देखना पड़ेगा, 23.5 करीब पे है ना, 23.5 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब पिन की स्थिति हो गई
23.5 सेंटीमीटर। अब इसको अपन सारणी में नोट करते हैं। पहली रीडिंग नोट कर रहे हैं। पहली रीडिंग ली है ना, तो क्रमांक 1 ली थी, ये क्रमांक में 1। अब लिखा दर्पण की स्थिति, उसको अपन दर्शा रहे हैं a सेंटीमीटर से। तो दर्पण अपने देखा कितने सेंटीमीटर था, प्रकाशिक बेंच पर कितने पर था, 5 सेंटीमीटर पर, है ना। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 5 सेंटीमीटर, ये a का मान हो गया, ठीक है। अब लिखा है वस्तु पिन की स्थिति, तो आपने देखा ना वस्तु पिन की स्थिति क्या थी, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ वस्तु पिन को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब पिन की स्थिति, ये वाली पिन की स्थिति जो बाद वाली पिन थी, सबसे लास्ट वाली प्रतिबिंब पिन थी ना, तो उसकी स्थिति कितनी आई थी, 23.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रतिबिंब पिन की स्थिति, लिख दी 23.5 सेंटीमीटर। अब विद्यार्थियों, अब अपन को मान निकालना है u का। थोड़ी मैं यहाँ चित्र में भी इन चीजों को यहाँ पर लिख दूं, है ना, ये सैद्धांतिक चित्र है। तो a का मान देखें कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर। और b का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ 15 सेंटीमीटर। और c का मान कितना लिखा हुआ, 23.5 सेंटीमीटर। अब देखें, बिल्कुल कॉमन बात है, बहुत सरल बात है समझने के लिए, कि यहाँ पर लिखा है 5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर। अब हम कह रहे हैं आप इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। तो आप क्या करेंगे कि b में से a को घटा देंगे, ना 15 में से 5 को घटा देंगे, तो कितना रहेगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये काहे की दूरी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी आपकी u, ये दूरी हो जाएगी u, यानी वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हो गई, अपन ने घटा दिया किसमें, 15 में से 5 घटा दिया, तो 10 सेंटीमीटर ये हो गई वस्तु की दूरी। अब अपन को निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, दर्पण से, ठीक है ना। तो दर्पण ये है, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 23.5। तो हमको इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ तो 5 तक आ गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, 23.5 में इस 5 को घटाएंगे, ये आएगा 18.5 है ना। यहाँ पर लिख देंगे, ये कहला जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस कहला जाएगी v, तो ये कहला जाएगी 18.5 सेंटीमीटर। अब आपने u का मान निकाल लिया और v का मान निकाल लिया, तो क्या गणना करनी पड़ेगी, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की गणना करने के लिए हमको इस सूत्र में मान भरना पड़ेगा। तो इस सूत्र में हम यहाँ पर इसके बाद प्रेक्षण तालिका के बाद गणना की बात आती है, यहाँ पर आप लिखिएगा गणना और गणना करेंगे मान भर के। तो यहाँ सूत्र में मान भरते हैं। पहला सूत्र क्या था, f बराबर, ये देखिए f बराबर माइनस u का मान कितना आ गया आपका, u का मान देखिए कितना हो गया, 10। तो यहाँ u की जगह पर लिख दिए 10, फिर गुणित, ये बीच में कोई चिन्ह होता है, गुणित है ना, फिर v का मान, तो v का मान कितना है, 18.5 बटे, फिर u का मान कितना, यहाँ पर रहे u का मान 10, फिर बीच में प्लस, v का मान कितना 18.5। अब इसकी गणना करना है, तो देखिए 10 का गुणा होगा तो यहाँ दशमलव ये जो लगा हुआ ना ये हट जाएगा, ये गुणा इतना तो आप जानते हैं कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा ऊपर 185 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28.5, ठीक है। अब 185 में 28.5 का भाग देना पड़ेगा, इसका भाग देने पे आएगा 6.49 सेंटीमीटर, ये माइनस में, ठीक है ना, चिन्ह पर पार्टे से। तो ये काहे का मान निकल आया, f का मान। इसको हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर, ठीक है ना, -6.49 सेंटीमीटर। यानी कि आपने अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितने निकाली, 6.49 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी निकल गई। अब आप कहेंगे उत्तर आ गया, नहीं, क्या होता है ना, आप उनसे प्रयोग करते समय त्रुटियां होती हैं, तो इसलिए हम कम से कम 3, 4, 5 रीडिंग ले लेते हैं, कम से कम 4 तो लेना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना, और चारों का अपन को औसत निकालना चाहिए। अब अगली रीडिंग कैसे लेंगे, तो क्या करेंगे, दर्पण की स्थिति वहीं रहने देंगे, किसको बदल देंगे, वस्तु पिन की स्थिति, ये जो है ना वस्तु पिन की स्थिति थोड़ी सा आगे या थोड़ी सा पीछे खिसका देंगे, तो वस्तु की स्थिति वैसे कायदे अनुसार थोड़ी सा पीछे ही करते हैं, बढ़ाते जाते हैं ना। अभी वस्तु की दूरी 15 पे थी, फिर 17 पे कर लीजिए, तो जब वस्तु की दूरी बदल देंगे तो स्वाभाविक है प्रतिबिंब की दूरी तो बदल ही जाएगी, तो अगली रीडिंग हो जाएगी, तो उसकी सहायता से फिर f का मान आएगा। फिर तीसरी रीडिंग पे अभी 15 के बाद 17 की, तो फिर 19 कर लीजिए, 20 कर लीजिए, ठीक है, इस टाइप से यानी समान अंतराल रखिए
और कम से कम 3-4 रीडिंग निकाल लें। फिर सभी को 1 2 3 4 परीक्षण आ जाएंगे, उनको जोड़ करके, और जैसे कि 4 परीक्षण लिए आपने तो चारों को जोड़े, 4 का भाग दिए, तो क्या निकल जाएगा औसत, वो हो जाएगी फोकस दूरी, औसत फोकस दूरी, क्योंकि हमने एक ही रीडिंग ली है। तो अब इसके बाद लिखेंगे परिणाम कि दिए गए अवतल लेंस की, सॉरी यहाँ लेंस लिख दिया हमने गलती से, यह दर्पण आएगा, है ना। लेंस तो पारदर्शी माध्यम होता है ना, तो यह दर्पण आएगा। तो दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमने एक ही रीडिंग ली है, तो यही लिख दे रहा हूँ मैं 6.49 सेंटीमीटर। आपकी जो एवरेज आएगी वो वाली रीडिंग लीजिएगा। एक गणना करने का ये तरीका है। दूसरा ग्राफ विधि भी होती है। ग्राफ विधि बहुत सरल, आप देख लीजिएगा बुक में। उसमें क्या करते हैं कि एक ये अक्ष बनाते हैं यहाँ पर, तो एक अक्ष पर 1/u का मान रखते हैं, 1/v का मान रखते हैं यहाँ पर, और u और v के बीच में ग्राफ खींचते हैं। इस टाइप से ग्राफ आता है, उससे हम फटाक से फोकस दूरी निकाल लेते हैं, वो भी बहुत। तो परिणाम क्या हुआ कि दिए गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो गई, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो गई 6.49 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसकी फोकस दूरी आ गई है। अब इसके बाद सावधानियां, प्रयोग करने के दौरान कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। पहली सावधानी क्या होनी चाहिए कि दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक बेंच जो आपने देखा उसके जस्ट समांतर होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है भाई। हमें चेहरा देखना है तो दर्पण ऐसे रखेंगे ना, बिल्कुल सामने। ऐसा कर देंगे तो चेहरा कहाँ दिखेगा हमारा, नहीं दिखेगा ना। तो दर्पण को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल फ्लैट। और उसका प्रकाशिक जो अक्ष है, ये अक्ष है, वो प्रकाशिक बेंच के समांतर आना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, पेन जो होनी चाहिए नुकीली होना चाहिए, है ना, और चमकीली बढ़िया साफ होनी चाहिए, जिससे परावर्तन रिफ्लेक्शन अच्छे से हो। और इस पेन पर मैं आपको एक हिंट दे दूं कि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी चाक रगड़ देंगे, व्हाइट रगड़ देंगे इस पेन के ऊपर, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये स्पष्ट दिखेगा। ठीक है ना। तो अब दूसरे की पिन नुकीली होना चाहिए, और दोनों पिन एक सीध में होना चाहिए, ये दोनों पिन एक सीध में होना चाहिए। और जब इसका प्रतिबिंब बने तो इसमें लंबन ना होना चाहिए। लंबन मालूम है आपको क्या होता है कि जब प्रतिबिंब देखेंगे ऐसे करके, तो आंख को दाएं या बाएं ले जाएंगे, तो अगर एक पिन यहाँ जा रही है, एक पिन यहाँ जा रही है, तो लंबन हो रहा है, तो उसको अपन को थोड़ी सा आगे, पिन को आगे पीछे करके एडजस्ट ऐसा कर लेंगे कि लंबन ना हो, है ना। लंबन दोष को दूर करते हैं। विद्यार्थियों, ये था आज का प्रैक्टिकल, जो आपके 10वीं और 12वीं दोनों कक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिकल तो है ही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आप इसी प्रकार के और भी वीडियो देखना चाहते हैं क्रमबद्ध, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक भी शेयर भी करें, जिससे सबका भला हो। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। तो विद्यार्थी, मिलते हैं इसी प्रकार के अच्छे उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने कमेंट कीजिएगा कि हमको क्या दिक्कत होती, मैं उसका यथोचित निदान करने की कोशिश करूँगा। तो बाय, जय हिंद।